तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रभावी एजुकेशन। अब मैं सभी का स्वागत करता हूं, दिल खोल के स्वागत करता हूं। और फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 2 ये है। ठीक है, पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो पार्ट वाइज पढ़ेंगे इसको, बिकॉज एक गो में बेसिकली थक जाता है मन। तो थोड़ा सा पार्ट वाइज पढ़ने से ज़्यादा मज़ा आता है और एक क्लैरिटी मिलती है। तो इससे पहले के वीडियोज़ अगर नहीं देखे हैं, चैप्टर 7 है ये। ठीक है, इससे पहले के वीडियोज़ जाइए, देखिए इमीडिएटली, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी सीरीज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पीडीएफ आपको मिल जाएगा लास्ट में, जैसे सीरीज़ कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली यू विल गेट द पीडीएफ एज ए नोट। ठीक है, नोट की तरह यूज़ कीजिएगा, बिकॉज जो यहाँ पे पीडीएफ आता है उसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देन एक बार आप वीडियो देख लेते हो, देन यू नीड द सॉलिड मटेरियल, एंड सॉलिड मटेरियल इज द पीडीएफ ओनली। पीडीएफ से आप बहुत जल्दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर पॉलिटी ओवरऑल आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या फिर किसी भी स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, स्टेट सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो बहुत है इनफैक्ट अगर आप एसएससी वगैरह की भी तैयारी करते हो तो थोड़ा सा वास्ट ब्रॉड है ये। लेकिन अगर एक बार देख लेते हो तो एसएससी के भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना यार, एंड बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को भी बताइए कि क्लासेस हैं और अच्छी क्लासेस है बेसिकली। तो इंटीमेट कीजिए उनको भी, ताकि इनका बेनिफिट बाकियों को भी मिल सके। पॉइंट वाइज पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कि डिफिनीशन ऑफ स्टेट क्या है। फंडामेंटल राइट्स की जब बात करते हैं तो कई बार स्टेट आता है कि फंडामेंटल राइट्स कहीं ना कहीं स्टेट के पावर को कम करता है। तो ये स्टेट है क्या, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गन्स हैं जो कि स्टेट की तरह डिफाइन किए जाते हैं। तो इसलिए डिफिनीशन ऑफ स्टेट जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बताया गया है हमें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 के द्वारा। ठीक है, आर्टिकल 12 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि स्टेट है क्या। तो देखिए, स्टेट क्या हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, सरकार। ठीक है, खुद ही सरकार हो सकती है। देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेसिकली भी स्टेट कहलाएगा। मतलब पार्लियामेंट में देखिए जो ऑर्गन्स है, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, ये जो ऑर्गन है यूनियन गवर्नमेंट की, ये बेसिकली स्टेट की तरह डिफाइन किया जाता है। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो लोग लोकसभा में बैठते हैं। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाते हैं लोकसभा राज्यसभा में बैठ के, दैट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर। देन एग्जीक्यूटिव, जो लोग सरकार में जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, दैट इज़ कॉल्ड एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट, पीएम, ब्यूरोक्रेसी, कैबिनेट, मंत्री वगैरह सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट भी स्टेट के डिफिनेशन में आता है। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, स्टेट्स की बात करिए, सेंटर की नहीं है। ये लोग भी स्टेट ही काउंट होते हैं। ठीक है, ये लोग भी स्टेट ही काउंट होते हैं एज फार एज द फंडामेंटल राइट्स में स्टेट जो वर्ड आता है उसको कंसर्न करें तो ये लोग भी स्टेट में काउंट होते हैं। देन इनकी एग्जीक्यूटिव, इनकी लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स भी स्टेट में काउंट होती है। देन कुछ लोकल अथॉरिटीज़ को भी स्टेट्स कहते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट वगैरह, ये सब स्टेट का पार्ट है। तो देखिए, स्टेट जो है ना वो थोड़ा वाइडर टर्म है। मतलब ऐसा नहीं खाली आप सरकार को मानते हो कि स्टेट है, नहीं, बहुत सारे सरकार के लिए काम करने वाली बॉडीज़ भी, लोकल अथॉरिटीज़ भी, ये सब कुछ स्टेट का पार्ट है, और इसलिए ये ब्रॉडर टर्म में आता है। ठीक है, अगला है यहाँ पे ऑल अदर अथॉरिटीज़, जैसे कि कुछ स्टैट्यूटरी, कुछ नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ जो होती हैं, जैसे कि एलआईसी। ये सब मतलब एक लॉ ला के, एक्ट बना के इनको बनाया गया है। तो एलआईसी एक्ट है, ओएनजीसी एक्ट है, सेल एक्ट है। तो ये सब बेसिकली कुछ जो स्टैट्यूटरी या फिर नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि एलआईसी एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, आई थिंक ओएनजीसी एंड सेल एक नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब भी स्टेट का पार्ट है, मतलब ये सरकार का हिस्सा है भाई। एलआईसी डेफिनेटली, ओएनजीसी सरकार की कंपनी है, तो ये सब भी स्टेट में आती है। यहाँ पे भी अगर ये भी आपका फंडामेंटल राइट के साथ कुछ खिलवाड़ करती, कुछ वायलेशन करती हैं, तो आप डेफिनेटली आप उसके रिस्टोरेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उनके वायलेशन के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इवन कोई प्राइवेट बॉडी है और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, मतलब ऐसी कोई प्राइवेट बॉडी भी है जो कि सरकार के लिए काम कर रही है, स्टेट के लिए, जो भी बॉडीज हैं इनके लिए काम कर रही है,
वो भी स्टेट में काउंट होती है। तो वाइडर है, बहुत वाइडर डेफिनेशन है स्टेट का, ठीक है। अगला देखते हैं कि आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 हमें कहता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी वाइड, मतलब कि जो ऐसे लॉ जो फंडामेंटल राइट को क्लैश करते हैं, उनको वायलेट करते हैं, इनकंसिस्टेंट है उनके साथ, वो वाइड होंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टिकल 13 ऐसा हमें कहता है कि ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल, जो भी, मतलब मैंने आपको बताया ना कि 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट को डील किया जाता है। इसमें जो भी आपके राइट्स हैं, 14 में जो राइट है, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, इन सब में जो भी राइट है, अगर कोई लॉ ऐसा बनता है सरकार के द्वारा, स्टेट के द्वारा, जो इसके इनकंसिस्टेंट है, इसको वायलेट करता है, तो वो वाइड हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और यही से पैदा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यही से पैदा होता है, इसी आर्टिकल से निकलता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है, कहीं ना कहीं यही से निकलता है, बिकॉज इसमें कहा गया है क्लियरली कि कोई भी लॉ होगा जो कि फंडामेंटल राइट से क्लैश करेगा, तो भाई वो गलत हो जाएगा। तो जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन यही से निकला ना। हालांकि जो आर्टिकल है जो बताता है कि जैसे आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 है कि आप जो रिमेडी का राइट है, आप जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, कोई भी अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है वो आपका राइट है, तो आर्टिकल 32 में आता है। ऐसे ही हाई कोर्ट में भी आप अपने फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जा सकते हैं, और वो आर्टिकल है जिसमें ये डील किया गया है, बताया गया है, वो है 226। तो हमेशा याद रखना, दो आर्टिकल, कहाँ गया मेरा पेन, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आर्टिकल 32 जो है वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे आप राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के लिए जा सकते हो। देन आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट से है, यहाँ पे भी आप फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे जा सकते हो, हाई कोर्ट में भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट जा सकते हो। तो लॉ जो है आर्टिकल 13 में वो वाइड कोनोटेशन, मतलब उसका मीनिंग जो है बहुत बड़ा है। कैसे, परमानेंट लॉज भी लॉज कहलाते हैं, ठीक है, जो कि बनाए जाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उनको भी लॉ कहते हैं, ठीक है। अगला है कुछ जो टेम्प्रोरी लॉ है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, स्टेट के गवर्नेंस ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, वो भी लॉ आते हैं, लॉ कहलाते हैं। उनके अगेंस्ट भी आप फंडामेंटल राइट अगर वायलेट करता है तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इन द नेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन लाइक ऑर्डर्स, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, जो कि सरकार मतलब इशू कर देती है बिना, मतलब ये लॉ, बाई लॉज होते हैं, ये सब ऑर्डर होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, नोटिफिकेशन, अगर वो भी कुछ ऐसा मतलब आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो वो भी आर्टिकल 13 के तहत वॉइड कर दिया जाएगा उसको। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज, जैसे कि कस्टम्स, जैसे कि जो मतलब सोसाइटी में जो कस्टम फॉलो होता है, और यूजेस हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, वो भी इनकंसिस्टेंट हो सकता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट ए लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में ऐसा कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है। तो वो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट को आपके वायलेट करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो वो उसको वाइड नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 13 में नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 से बाहर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। मतलब सुप्रीम कोर्ट का मानना था, केशवानंद भारती केस जो हुआ था 1973 में, जो कि एक माइलस्टोन है केस का, इसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर रही थी, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आया था। तो इस केस में ऐसा डिसाइड किया गया था दैट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ वायलेट ए फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो बोला गया कि देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहीं ना कहीं लॉ नहीं है, बट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा किया गया है जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का के अगेंस्ट है, उसको वायलेट करता है, तो इसको डेफिनेटली चैलेंज किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसको जुडिशियल रिव्यू में डाल सकती है।
ऐसा नहीं कि एक्सट्रीमली मतलब बिल्कुल इसको जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको बिल्कुल ही आर्टिकल 13 से बाहर रखा गया, ऐसा नहीं है। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगी तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट अपने देख रेख में इसको बेसिकली जुडिशियल रिव्यू में ले सकती है। अब कुछ देखते हैं फंडामेंटल राइट्स एट ए ग्लांस, मतलब एक नज़र मारते हैं इन पे। तो वही राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आती है। अब जो आर्टिकल 14 है वो क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक ग्लांस मार रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि ये आर्टिकल्स हैं। बाद में जब इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 14 ओवरऑल राइट टू इक्वालिटी, तो इसको मैं डिटेल में बता दूंगा। देन आर्टिकल 15 क्या है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। देन आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 है एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 में है अनटचेबिलिटी क्या है कि आप बेसिकली कि कुछ लोगों को, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कई सारी चीज़ें नहीं करने दी जाती थी। पहले अनटचेबल माना जाता था उनको, उनका स्पर्श जो टच है वो माना जाता था कि शुभ नहीं है। जैसे कि कई सारे ऐसे सोसाइटी में सेक्शन में लोग हैं जिनको घर में लोग नहीं आने देना चाहते हैं, जिनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो वो सब चीज़ अब ख़त्म हो गई है। अब कुछ भी नहीं है ऐसा, पब्लिक प्लेस में इनको नहीं रोका जा सकता है, वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी कुएं से पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है हमारा एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ये है आर्टिकल 18। देन अब अगली जो कैटेगरी है वो राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में डील करती है ये। तो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स ये 19 में आता है रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच पहला, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा असेंबली, दूसरा असेंबली स्पीच एंड एक्सप्रेशन पहला, दूसरा असेंबली, तीसरा एसोसिएशन, चौथा है मूवमेंट, पांचवा है रेसिडेंस एंड प्रोफेशन है लास्ट, छठा। तो ये कुछ 6 राइट्स हैं इसमें आर्टिकल 19 में। देन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस आर्टिकल 20 में, इसमें जो ऑफेंडर होता है उसके भी कुछ राइट्स होते हैं, वो आर्टिकल 20 में बताए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में डील किया जाता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A, इसको बाद में ऐड किया गया था। देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22 में। इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी बस मेरे साथ बने रहो, इंजॉय करो यार, मच्छर काट रहे हैं। एनीवे, देन नेक्स्ट आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नेक्स्ट कैटेगरी है आर्टिकल 23 और 24, दो इसमें प्रोविज़न है। पहला जो है 23 वो बताता है कि प्रोहिबिशन होना चाहिए ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक वगैरह में एक्सेट्रा, फोर्स लेबर वगैरह में। देन प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24 बताता है। अगला जो कैटेगरी है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। इसमें बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, जो भी धर्म आप चाहें उसको कंसाइंस को मान सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं सही तरीके से। प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती रिलीजन पढ़ाने लग जाए, मतलब प्रोपोगेशन इज इन द मतलब जो लॉफुल मीनिंग होता है उसमें करना चाहिए, आर्टिकल 25 ऐसा बताता है। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने अपने रिलीजियस अफेयर को आप मैनेज कर सकते हैं, 26 में कहा गया है, आर्टिकल 26। देन आर्टिकल 27 में बताया गया है कि फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मान लीजिए किसी भी रिलीजन के आपका प्रमोट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि सरकार आपसे टैक्स मांग लेगी कि भाई चलो आप सपोज आप किसी भी धर्म के हो, मान लो कोई सिख है, कोई मुस्लिम है और चाहता है प्रोपोगेट करता है, तो कोई सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 28 में आता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 29 और 30 में डील किए गए हैं। ये अगली कैटेगरी है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया, तो भाई प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ अपने भाषा, अपना स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल 29 के द्वारा, कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा स्टेट के द्वारा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटीज़ हैं, बहुत जो अल्पसंख्यक हैं हमारे कंट्री में, वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और इसमें मनाही होती है, इसमें सब लोगों का एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़, मतलब ये सब राइट को बेसिकली
प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो मान लीजिए इनका वायलेशन होता है किसी भी राइट का, तो आप कहाँ जाओगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 में है। राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग द रिट्स ऑफ हेबिस कॉर्पस वगैरह ये सब है। मैंडामस, प्रोहिबिशन, टेररी, सो वारंटो, ये सब यूज़ करके आपका जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है उसको रीस्टोर करती है सुप्रीम कोर्ट। मज़ा आ गया ना? तो देखो भाई, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब कुछ फंडामेंटल राइट हैं, और बेसिकली इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और मतलब पूरी तरीके से जानेंगे कि ये है क्या, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है FR अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स जो अवेलेबल है सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों के लिए, वो कौन कौन से हैं? फॉरेनर्स में एक्सेप्ट एनिमी एलियंस। याद रखना, देखो मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारी जनसंख्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, सिटीजन्स एंड एलियंस। एलियंस में है कुछ फ्रेंडली एलियंस एंड दूसरे हैं कुछ कैटेगरी के एनिमी एलियंस, जिनके साथ हम कंटिन्यूसली वार पे हैं, वो एनिमी कंट्री के लोग हैं। तो यहाँ पे एनिमी कंट्री के लोगों को तो हम कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, कोई भी राइट नहीं मिलता है। मतलब राइट टू लाइफ तो मिलेगा ही यार, बेसिक राइट है, सबको मिलना चाहिए, बट कई सारे राइट्स इनको नहीं देते हैं। तो FR फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, कौन कौन से हैं वो? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो आर्टिकल 14 है वो दोनों को दिया जाता है। हमें एज ए सिटीजन भी मिलता है, जो फॉरेनर आता है उसको भी इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया जाएगा एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया जाएगा, ठीक है। मैंने अंतर बताया था, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको थोड़ा याद करते रहना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मान लीजिए किसी ने कुछ ऑफेंस किया है, कोई हो, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, कोई भी सिटीजन हो, भारतीय नागरिक हो, उसको दोनों को मिलेगा ये आर्टिकल 21। उसके कुछ राइट होते हैं, ऑफेंडर के भी कुछ राइट होते हैं भाई, देखो अपराधियों के भी कुछ राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि दे जूता लिंचिंग जो कर देते हैं लोग, वो ठीक नहीं है, कुछ अपराधियों के भी राइट होते हैं, ये मानना जरूरी है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बाद में ऐड किया गया था आर्टिकल 21A के द्वारा। ये सब फॉरेनर्स और सिटीजन्स दोनों को अवेलेबल राइट्स है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22 में आता है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, 23 में, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, आर्टिकल 24 में, ये भी दोनों के लिए अवेलेबल है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 में है। ये फॉरेनर्स को भी मिलता है, हमारी कंट्री में भी आके वो अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते हो, डंडा हो जाएगा। तो ये मतलब देखिए, प्रोपोगेट करना पीसफुल मीन से समझा के लोगों को अपने रिलीजन की वैल्यूज़ बता के करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती करना तो भैया इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्जन एक्सेट्रा वगैरह जो होता है वो ठीक नहीं है। एंड देखिए, हर रिलीजन की वैल्यूज़ होती हैं, अच्छी अच्छी वैल्यूज़ होती हैं, एंड ये तो लोग हैं जो लोगों ने इसको गलत सलत इसके मीनिंग निकाल रखे हैं, लेकिन रिलीजन बुरा नहीं होता है, रिलीजन बहुत अच्छी बातें बताता है, कोई रिलीजन बुरा नहीं होता है, लोगों का इंटरप्रिटेशन बुरा होता है, ये मेरा मानना है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जो आर्टिकल 26 है वो भी दोनों को मिलता है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को। इसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हैं, जो रीति रिवाज है, जो अफेयर्स हैं, उसको मैनेज करना भी चाहिए। आर्टिकल 27 भी मिलता है दोनों को, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मान लो कोई क्रिश्चियन आ गया, उसको आप टैक्स लगा दोगे, इंडिया में आ गया तो नहीं। मान लो फॉरेन से आया, इंडिया में भी क्रिश्चियन है, बट कोई फॉरेन से आया और अपना प्रमोशन कर रहा है अपने रिलीजन का, तो टैक्स नहीं लगा सकती भारतीय सरकार। ठीक भी है, कोई बात नहीं है, हमारी कंट्री ऐसी ही है, हम लोगों ने सबको खोल के, दिल खोल के स्वागत किया है शुरू से, एंड हमारा ये नेचर रहा है। एंड वी शुड नॉट फील बैड कि मतलब कई बार बोलते हैं ना, हमारे ऊपर कई सारे लोगों ने आके शासन कर लिया, अगर हम यूनाइटेड होते, ये होते, वो होते। यार दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ इंडिया, हमने शुरू से ही एक्सेप्ट किया है चीज़ों को, हमने लोगों को मौका दिया है, हम उदार दिल के हैं, ऐसा क्यों नहीं सोच सकते हम? कई लोगों के अपने अपने व्यू हो सकते हैं, मैं उसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो नेचर रहा है कंट्री का वो रहा है, एंड बदलना भी नहीं चाहिए।
अगला है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 28 में आता है, ये भी मिलता है दोनों को। तो भाई इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ इसी फंडामेंटल राइट को कंटिन्यू करेंगे और इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में, एक एक चीज़ों को खोल के रख दूंगा आपके सामने, ऐसा समझाऊंगा कि माँ कसम मज़ा आ जाएगा। चलो एनीवे, तब तक के लिए नमस्कार, जब तक के लिए अगला वीडियो नहीं लाता हूँ तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। खाना वाना खा लेना, अच्छे से सो जाना, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ, बाय।